नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्टोरी शॉर्ट्स पर। आज की कहानी हमें ले जाती है ब्रिटिश इंडिया के 1850 के उस दौर में, जब घने जंगलों में कदम रखना खुद मौत को चुनौती देने जैसा था। यह कहानी है ब्रिटिश शिकारी लेफ्टिनेंट विलियम राइस द्वारा लिखे गए एक ऐसे शिकार अभियान की है, जहां शिकारी सिर्फ जानवरों का पीछा नहीं कर रहे थे, बल्कि हर कदम पर अपनी ही जिंदगी से आंख मिचौली खेल रहे थे। ये कोई कल्पना नहीं, ये वो सच्चा अनुभव है जहां झाड़ियों के पीछे छिपा खतरा कभी बाघ बनकर सामने आता है, तो कभी भालू बनकर एक पल में सब कुछ बदल देता है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कहानी में हर आवाज, हर गोली और हर सन्नाटा मौत के बेहद करीब ले जाता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही ब्रिटिश इंडिया दौर की सच्ची, खतरनाक और रोमांचक जंगल की कहानियां पसंद है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, क्योंकि स्टोरी शॉर्ट्स पर हर कहानी आपको ले जाती है उस जंगल में जहां आज भी शिकारियों के कदमों की आहट और बाघ की दहाड़ महसूस की जा सकती है। दोस्तों, ये कहानी विलियम राइस द्वारा लिखित बुक टाइगर शूटिंग इन इंडिया में से ली गई है। लेफ्टिनेंट विलियम राइस लिखते हैं, अपने अभियान को जारी रखते हुए हम 27 मार्च को अमको नामक एक घाटी में आगे बढ़े। हमारे साथियों ने एक भालू को देखा, लेकिन तब वह हमें दिखाई नहीं दिया। उन्होंने हमें बताया कि वह किस दिशा में गया है, और थोड़ी देर बाद हमने उसे चुपचाप एक दूर की पहाड़ी पर चढ़ते हुए देखा। हम पूरी तेजी से दौड़े, और सौभाग्य से हमें वह कुछ बांस के झुंडों या झाड़ियों में छिपा हुआ मिला। हमने तुरंत उस पर 3 गोलियां चलाई, जिससे सौभाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई। सौभाग्य से भालू ने हम पर हमला नहीं किया, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई अतिरिक्त बंदूक नहीं थी, और हम भालू का पीछा करते हुए अपने साथियों को बहुत पीछे छोड़ आए थे। लेफ्टिनेंट राइस आगे बताते हैं, कई बार जब हम बड़े जानवरों का पीछा करते हुए उन्हें पकड़ने या भागते समय उन पर आखिरी वार करने की उम्मीद में दौड़ते थे, तो हम पाते थे कि हम अपने साथ अतिरिक्त बंदूकें लिए हुए सैनिकों से बहुत आगे निकल चुके हैं, जबकि इस तरह के पीछा करने में कम से कम उनसे हमारा साथ देने की अपेक्षा की जाती थी। ऐसा इसलिए नहीं होता था कि हम उबड़ खाबड़ जमीन पर चलने में उनसे बेहतर थे, बल्कि इसलिए होता था कि बंदूकधारियों को पीछा करने में उतनी दिलचस्पी नहीं होती थी। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हम शिकार करते हैं या नहीं, इसलिए वे आराम से रहते थे और पीछे रह जाते थे। इस सुस्त रवैये के कारण अक्सर हमें उस जानवर पर हमला करने में हार का सामना करना पड़ता था जिसे हमने पकड़ लिया था। ये एक रिपीटिंग राइफल के पक्ष में एक मजबूत तर्क है। लेफ्टिनेंट विलियम राइस लिखते हैं, इसके बाद हमने आसपास के कुछ और अच्छे झाड़ियों में शिकार की तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। अपने तंबू में लौटकर मैंने एक शानदार सींगों वाले नर सांभर के अगले पैर पर गोली मारी, लेकिन वह भागने में कामयाब रहा, क्योंकि गोली कम से कम 200 गज की दूरी से चलाई गई थी। वह भव्य दिखने वाला जानवर दूर एक चट्टानी चोटी से हमें देख रहा था। उसके सींगों के लिए मौसम थोड़ा देर से आया था, क्योंकि वे आमतौर पर गर्मी के मौसम की शुरुआत में अपने सींग गिरा देते हैं। अगर हमें पूरा यकीन होता कि आसपास किसी जंगली जानवर पर गोली चलाने का मौका बहुत कम है, तो हम सांभर को सिर्फ उनकी खाल के लिए मारने से कभी नहीं चूकते थे। लेफ्टिनेंट राइस बताते हैं, चमड़ा बहुत ही मुलायम और मोटा होता है। इससे हमने जूते और गैटर बनवाए, जिनसे कभी भी पैरों को चोट नहीं पहुंची, चाहे वे कितने भी नए या खराब बने हों। चमड़ा बहुत लचीला और इतना चिकना होता है कि आसानी से खिंच जाता है, और इन जूते के साथ मोजे पहनने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। इसके अलावा यह चमड़ा कांटों से बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करता है और बहुत कम फटता है। यह घोड़ों की काठी के लिए भी बढ़िया आवरण बनाता है, जो अन्यथा जंगली सुअर के शिकार जैसे कठिन कामों या महीनों तक जंगलों में भटकने से जल्दी ही घिसकर खराब हो जाते। इसका मांस बेहद खुरदरा और बेस्वाद होता है, लेकिन इसकी हड्डियां बेहतरीन होती हैं।
लेफ्टिनेंट विलियम राइस लिखते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार हम 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक सांभर का मांस खाकर ही गुजारा कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास खाने पीने का सामान खत्म हो गया था और हम जंगल में इतनी दूर थे कि वहां से कोई बेहतर खाना नहीं मिल सकता था। अगर सांभर किसी जगह से भाग जाए तो उस जगह पर बाघ या तेंदुआ मिलने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन ऐसे मौके भी आए जब ये नियम टूट गया। इसीलिए हम ज्यादातर सांभर को भागने देते थे। कहीं ऐसा न हो कि उन पर गोली चलाने से कोई गोली किसी और अच्छे शिकार पर बर्बाद हो जाए। लेफ्टिनेंट राइस आगे लिखते हैं, हमारे साथ रहने वाले भील लोग हमेशा चाहते थे कि हम इन जानवरों का शिकार करें, साथ ही चित्तीदार हिरणों, अक्षी हिरणों का भी, ताकि वे उन्हें खा सकें। वे घायल हिरणों के पद चिन्हों का मीलों तक चुपचाप पीछा करते हुए तीरों से भी उन्हें मार गिराने में माहिर थे। उनके पास अपनी बंदूकों में इस्तेमाल होने वाली छोटी गोली की तुलना में तीर से सांभर को मारने का कहीं अधिक मौका था। लेफ्टिनेंट विलियम राइस जी अपने शिकार अभियानों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि तीर का लंबा और चौड़ा ब्लेड, जिसके सिरे चाकू की तरह काम करते थे, घायल हिरन के हर कदम पर गहरा घाव करते हुए उसे जल्द ही रुकने और किसी घनी झाड़ी में छिपने के लिए मजबूर कर देता था, जहां भील जैसे तेज नजर वाले लोग उसे तुरंत देख लेते थे। यह देखकर आश्चर्य होता है कि हिरन कभी कभी इस तरह छिपते समय कितने करीब लेट जाते हैं। लेफ्टिनेंट राइस जी बताते हैं कि उन पर काफी करीब से भी गोली चलाई गई, लेकिन गोली लगने का जरा सा भी निशान दिखाई नहीं दिया, और जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई तो वे फिर से भाग निकले, मानो उन्हें कोई नुकसान ही न हुआ हो। लेफ्टिनेंट विलियम राइस जी के अनुसार चीतुल बेहद खूबसूरत जानवर होते हैं, आकार में लगभग हिरन के बराबर और उसी तरह धब्बेदार। कुछ जंगलों में जहां भरपूर पानी और छाया होती है, इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। 100 या उससे अधिक के झुंड में इनका दिखना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन इनका मांस सांभर की तरह लगभग उतना ही खुरदुरा और दुर्गंधयुक्त होता है। इन हिरणों के अलावा उनके अभियानों में छोटे बीडला या बीकरी भी सामने आते थे, जो 4 सींगों वाले हिरण की एक छोटी प्रजाति है, जिसमें किसी तरह भेड़ का अंश दिखाई देता है। ये हिरण अकेले या अधिक से अधिक जोड़े में पाए जाते हैं। दिन की गर्मी में घनी ऊंची घास या ठंडी छायादार घाटियों में आराम करते हैं और शिकारी के पैरों के पास से ही उठकर तेज छलांग लगाते हुए भाग जाते हैं, जिसे पास होने पर भी इन्हें गोली मारना कठिन हो जाता है। शाम को अक्सर इनकी अजीब सी मेमने जैसी गर्जना सुनाई देती है। लेफ्टिनेंट राइस जी बताते हैं कि इसका मांस बेहतरीन होता है, अन्य किसी भी प्रकार के हिरन से कहीं श्रेष्ठ और बहुत ही मुलायम। इसलिए दिन भर के शिकार के बाद तंबू में लौटते समय अक्सर शिकार का अवसर तलाशा जाता था। वे आगे बताते हैं कि इन छोटे जीवों को भोजन के लिए रखा जाता था। इनके मांस का स्वादिष्ट होना शायद इसलिए भी था क्योंकि ये कभी धूप में नहीं निकलते थे। इस इलाके में नन्हा चूहा या छोटा हॉग हिरन, जिसके दांत सुअर जैसे होते हैं पर आकार बहुत छोटा, नजर नहीं आया। न ही वहां कई जंगली मुर्गे दिखाई दिए, जो सामान्यतः बड़े जंगलों में आम होते हैं। हालांकि छोटे स्पूर फाउल, जो सबसे छोटे बैंटम से भी छोटे होते हैं, काफी संख्या में मौजूद थे। लेफ्टिनेंट विलियम राइस जी ये भी उल्लेख करते हैं कि इस जंगल में जंगली कुत्ते लगभग न के बराबर थे, जो उन्हें काफी अजीब लगा, क्योंकि अन्य विशाल जंगली जंगलों में जहां उन्होंने शिकार किया था, वहां इनकी संख्या बहुत अधिक होती थी और ये अक्सर 30 या उससे भी ज्यादा के झुंड में पाए जाते थे। जंगली कुत्ता लगभग 18 इंच ऊंचा होता है, रंग इंच जैसा लाल या चमकीली लोमड़ी जैसा, घनी झाड़ीनुमा पूंछ के सिरे पर काला रंग और कान काले, नुकीले व सीधे खड़े होते हैं। ये बाघ के सबसे कट्टर दुश्मन माने जाते हैं और अवसर मिलने पर बाघ का भी शिकार करते हैं। भीलों ने लेफ्टिनेंट राइस जी को बताया था कि कई बार उन्होंने एक बाघ को बड़े पेड़ पर फंसा हुआ देखा है, जिसके चारों ओर कुत्तों का झुंड भौंक रहा होता है।
हालांकि सामान्यतः बाघ पेड़ पर चढ़कर जान बचाने की कोशिश नहीं करता। आदमियों के पहुंचते ही कुत्ते तितर बितर हो गए और बाघ नीचे कूदकर भाग निकला। लेफ्टिनेंट राइस जी इस घटना को विश्वसनीय मानते हैं, क्योंकि ये बात एक भील ने दूसरे भील से उनके सामने उस विशाल पेड़ के पास से गुजरते समय कही थी, जिसका सीधा तना शाखाएं शुरू होने से पहले लगभग 5 गज ऊंचा था और जिस पर एक बाघ कूदा था। संभव है कि ये कुत्ते अपने हिरणों के शिकार के लिए बाघ का पीछा करते हों, या फिर ये केवल पुराने कुत्तों का स्वभाव हो। वे बताते हैं कि बिल्ली और कुत्ते के बीच शत्रुता व्यापक स्तर पर फैली हुई थी। 28 मार्च की सुबह एक आदमी तंबू में आया और उसने बताया कि 4 मील दूर एक बाघ देखा गया है। तुरंत उस स्थान पर जाया गया, लेकिन वह जानवर कहीं दिखाई नहीं दिया। हालांकि आसपास कई मील तक हर संभावित जगह की सावधानी पूर्वक तलाशी ली गई। लेफ्टिनेंट विलियम राइस जी बताते हैं कि वे देर रात तक वापस नहीं पहुंचे। उसी रात 6 मील दूर स्थित डोरेस नामक स्थान पर बैलों के मारे जाने की खबर मिली, इसलिए अगले दिन वहां शिकार करने का फैसला किया गया। 29 मार्च की सुबह तड़के तोपें और सैनिक आगे भेज दिए गए और दल उनके पीछे पीछे चला। सुबह 9 बजे तक वे अपने ठिकाने पर पहुंच चुके थे। वहां ये जानकर बहुत खुशी हुई कि पास की पहाड़ियों की एक गहरी खाई में 2 बाघ रहते हैं। स्थिति का जायजा लेने के बाद खाई के एक छोर पर छिपने का निर्णय लिया गया, जबकि साथी चुपचाप दूसरे छोर पर चले गए। जैसे ही वहां शोर मचाया गया, एक खूबसूरत बाघिन को बड़ी सावधानी से आगे आते देखा गया। उसे पास आने दिया गया और फिर गोलियों की बौछार कर दी गई। हालांकि एक बैरल से गोली नहीं चली, इसलिए 4 की जगह केवल 3 गोलियां लगीं। गोलियों के लगते ही बाघिन दहाड़ती हुई छिपने की जगह की ओर तेजी से बढ़ी, लेकिन इतनी तेजी से कि खाली राइफलों को भरी हुई तोपों से बदलने का समय ही नहीं मिला और वह ऊंची घास में ओझल हो गई। कुछ ही क्षणों बाद तोपें भरते ही एक शानदार बाघ पूरी शान से सामने आ गया। लगभग 20 गज की दूरी पर रुककर वह सीधा देखने लगा। सब पूरी तरह तैयार थे, इसलिए तुरंत गोली चलाई गई और यह फैसला कारगर साबित हुआ। बाघ इधर उधर उछलने लगा, जिसे उसे खत्म करने के बेहतरीन अवसर मिले और उसकी विशाल काया के बावजूद उम्मीद से कहीं अधिक आसानी से उसे मार गिराया गया। उसकी लंबाई 11 फीट से कुछ इंच अधिक थी। शरीर बेहद हट्टा कट्टा, चेहरे पर असाधारण रूप से लंबे बाल और गर्दन के पीछे तक लंबे घुंघराले बाल, जो पहले या बाद में मारे गए किसी भी बाघ में नहीं देखे गए थे। यही विशेषताएं उसकी शान को और भी बढ़ा रही थी। में उपस्थिति के बाद फिर से भार लादकर और अब साथ जुड़ चुके शिकारी दल के साथ लेफ्टिनेंट विलियम राइस जी पहले घायल बाघ की तलाश में आगे बढ़ते हैं। इस उद्देश्य के लिए एक विशेष जुलूस बनाया जाता है। इस जुलूस के सबसे आगे झुका हुआ मुख्य शिकारी चलता है। हर पद चिन्ह, खून की एक एक बूंद, सब कुछ उसकी नजरों में है। वही घायल शिकार की दिशा तय करता है। पूरी तरह भरी हुई राइफलों से उसकी रक्षा करते हुए लेफ्टिनेंट राइस जी इस पर्दाकार जुलूस का नेतृत्व करते हैं। उनके ठीक पीछे सबसे कुशल, सबसे स्थिर सैनिक अतिरिक्त भरी हुई राइफलें लिए चुपचाप चलते हैं। इसके बाद आता है बैंड, 4-5 डोल, एक बड़ा डोल, एक आदमी जो एक विशाल घंटी बजाता है, मानो बिल्ली को घंटी पहनाने का अनोखा तरीका। कुछ लोग या तो भारी पीतल का हॉर्न बजाते हैं या फिर झांझ पीटते हैं, और इनके बीच 2 आदमी लगातार पुरानी घोड़े की पिस्तौल से खाली गोलियां भरते और दागते रहते हैं। दल के दोनों ओर खींची हुई तलवारें लिए कुछ आदमी और उनके साथ 2 भाले। ये भाले उन घनी घास और सरकंडों के बीच लोगों को एक साथ रखने का काम करते हैं। अक्सर ये सिर के ऊपर तक उठे रहते हैं, क्योंकि इनके चौड़े, नुकीले, चमकदार सिरे दूर से ही दिखाई देते हैं। सबसे आखिर में कुछ लोग लगातार बड़े बड़े पत्थर उछालते रहते हैं, कभी चलते चलते जमीन से उठाए हुए, कभी पहले से साथ लाए हुए। ये इस बात पर निर्भर करता है कि जमीन पथरीली है या नहीं। ये पत्थर ठीक सामने और पूरे दल के चारों ओर गिरते हैं, जिसे अक्सर घायल बाघ चौंक जाता है।
वह बाघ जो शायद इतने पास, इतने शोर के बावजूद अन्यथा दल को आगे बढ़ने देता। इन सब पर नजर रखने के लिए एक आदमी पेड़ पर चढ़ाया जाता है। वह समय समय पर चारों ओर देखता है, किसी भी बड़े जानवर पर। पूरा दल एक साथ एक दूसरे के बेहद करीब कछुए की चाल से आगे बढ़ता है। चीखें, नारे, डोल, घंटियां, गोलियों की आवाज सब मिलकर एक भयानक शोर रचते हैं। लेफ्टिनेंट विलियम राइस जी बताते हैं, कोई भी बाघ इतने लोगों और इतने शोर का सामना नहीं कर सकता। कभी कभी बाघ कुछ ही गज की दूरी तक हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर मुड़ जाता है और अधिकांशतः बच निकलता है। अक्सर अच्छी तरह गोलियों से छलनी होकर या इसी प्रयास में मारा जाता है। इस प्रणाली से हर व्यक्ति को पूर्ण सुरक्षा मिलती है, चाहे जंगल कितना ही घना क्यों न हो। इसके विपरीत अकेले व्यक्ति या घायल बचे हुए लोग हमेशा इस आशंका में रहते हैं कि यदि वे उस किले जैसे घने स्थान में घुसे जहां बाघ ने शरण ली है, तो उन्हें बाघ द्वारा नोच डाला जाएगा। लेफ्टिनेंट राइस जी बताते हैं, पीछा करते समय सैनिकों को एकजुट रखना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हर घायल जानवर को वे मरा हुआ या मरने की कगार पर मान लेते हैं और लापरवाह हो जाते हैं। यदि उन पर ठीक से नजर न रखी जाए तो वे पीछे छूट जाते हैं। इस भारी शोर से बचने के लिए घायल बाघ जितना संभव हो सके उतना दूर चला जाता है और कई बार खून बहने से उसकी मौत हो जाती है, इससे पहले कि उसका शरीर दिखाई दे। कभी कभी वह 1 इंच भी हिलने से इनकार कर देता है और किसी सुरक्षित स्थान से जहां से वह दिखाई न दे सैनिकों पर जोर से दहाड़ता है। लेकिन अंदाजे से चलाई गई कुछ गोलियां उसे चौंका देती हैं और तभी उसे देखा और निशाना बनाया जा सकता है। कई बार यह काम उस पेड़ पर चढ़े आदमी द्वारा और भी आसान हो जाता है, जो उसके छिपने की जगह पर नजर रखता है। लेफ्टिनेंट विलियम राइस जी बताते हैं कि सैनिकों को बाघों का पीछा करने के लिए कभी मनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वे इसमें कोई विशेष खतरा नहीं देखते थे। उनके लिए यह पूरा काम किसी मजाक से कम नहीं था। इस प्रकार घनी झाड़ियों से होकर गुजरने वाला लोगों का यह समूह एक लंबी पंक्ति में खड़े होकर शिकार करने से कहीं अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। बाघ अपनी छिपने की जगह को अस्त व्यस्त देखकर तुरंत भाग निकलता है और हर एक छाड़ी को अलग अलग खंगालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ बहुत चौड़े क्षेत्रों में या ऊंची घास के खुले मैदानों में लेफ्टिनेंट राइस जी शिकारियों को 2 समूहों में बांट देते हैं और इस तरह एक साथ विशाल भूभाग पर शिकार किया जाता है, जहां प्रत्येक समूह दूसरे के समानांतर आगे बढ़ता रहता है। लेफ्टिनेंट विलियम राइस जी और उनका दल अभी घने जंगल में 100 गज से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया था कि पीछे से कुछ लोगों ने आवाज देकर उन्हें वापस बुलाया और बताया गया कि दल अनजाने में बाघ के ठीक पास से गुजर चुका है। कुछ पल तक यह स्पष्ट नहीं हो सका कि जिस शिकार की बात की जा रही है वह वास्तव में क्या है। फिर अचानक नजर पड़ी, लगभग 20 गज की दूरी पर घनी झाड़ियों के बीच एक बाघ चुपचाप लेटा हुआ था। बिना किसी हिचकिचाहट के सभी ने एक साथ गोली चलाई और उसी क्षण गुस्से से भरा बाघ सीधे दल पर टूट पड़ा। झाड़ियां इतनी घनी थी कि दूसरी गोली चलाने का कोई अवसर ही नहीं मिला। सिर्फ उसकी भयानक दहाड़ और झाड़ियों के टूटने की आवाज यही संकेत था कि वह जानवर पूरी ताकत से उन्हीं की ओर बढ़ रहा है। सौभाग्य से वह ठीक सामने आकर रुक गया और फिर नीचे झुक गया। यह साफ था कि वह निस्संदेह बुरी तरह घायल हो चुका था। हालांकि उसके इस अचानक हमले ने दल में एक विचित्र और लगभग हास्यास्पद अफरा तफरी मचा दी, क्योंकि उस भयानक दहाड़ को सुनते ही लगभग हर आदमी अनजाने में एक कदम पीछे हट गया और कई लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। कुछ क्षणों के लिए चारों ओर दहशत फैल गई, लेकिन शीघ्र ही लेफ्टिनेंट विलियम राइस जी के नेतृत्व में दल ने स्वयं को संभाला और दुश्मन को चुनौती देते हुए संगठित ढंग से पीछे हटा। थोड़ी देर बाद दूसरी दिशा से आगे बढ़ते हुए दल ने देखा एक घनी झाड़ी के नीचे बाघ पड़ा हुआ था। अब वह स्पष्ट रूप से बहुत कमजोर हो चुका था। कुछ और गोलियां चलीं और यह सुनिश्चित हो गया कि वह दोबारा उठ नहीं पाएगा।
दोनों मृत जानवरों को तंबुओं तक ले जाया गया। रास्ते में कई स्थानों पर कुल्हाड़ियों से झाड़ियों के बीच रास्ता साफ करना पड़ा। तभी इस आखिरी मारे गए जानवर को बाहर निकाला जा सका, जो एक शानदार बाघिन निकली। दोनों जानवरों की खालें उतारने और उन्हें टांगने का काम पूरा होने से पहले ही अंधेरा छा चुका था। उस दिन के शिकार से दल के सभी लोग बेहद संतुष्ट और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। विशाल नर बाघ एक दिन पहले एक पालतू ऊंट का शिकार कर चुका था और पेट भरकर खा चुका था, लेकिन उसने बेरहमी से मादा बाघिन को अपने साथ भोजन करने नहीं दिया था, जबकि वह पूरी तरह भूखी थी। हालांकि पिछले दिन के पदचिह्नों से यह स्पष्ट था कि दोनों एक ही घाटी में साथ रहे होंगे। अगले 3 दिनों तक लेफ्टिनेंट विलियम राइस जी और उनका दल उन बाघों की व्यर्थ खोज में लगा रहा, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने हाल ही में गांवों में भारी तबाही मचाई है और लोगों के पालतू जानवरों को मारकर खाया है। लेकिन उन दोनों के अलावा केवल एक भालू ही शिकार के रूप में मिला। 2 अप्रैल को एक भालू सामने आया और उसे गोली मार दी गई। पास जाकर देखा गया कि उसकी पीठ पर 2 शावक थे, जो भालुओं की एक सामान्य आदत होती है जब उनके बच्चे भागने में असमर्थ होते हैं। आदमी पास पहुंचे तो वे छोटे जीव जोर जोर से चिल्लाने लगे और अंततः अपनी मृत मां को छोड़कर भाग गए। दल ने उनका पीछा किया और एक एक करके उन्हें जीवित पकड़ लिया। हालांकि एक शावक ने अपने पंजों से एक आदमी का हाथ बुरी तरह काट लिया। वे शावक इतने बड़े हो चुके थे कि उन्हें घर में पाला या पालतू बनाना संभव नहीं था, इसलिए भीलों ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया। 3 अप्रैल को तंबुओं के पास एक बड़े बाघ के ताजे पदचिह्न मिले और बिना देर किए उनका पीछा शुरू किया गया। सबसे पहले एक नाले की ओर बढ़े गए, जो सामान्यतः सूखा रहता था, लेकिन उस समय पानी से भरा हुआ था। पास ही कोरिंडा की घनी झाड़ियां थी। यहीं लिटिल ने बाघ को भागते हुए देखा, लेकिन वह गोली की सीमा से बाहर था। कम से कम 2 मील तक पदचिह्नों का पीछा किया गया, लेकिन जब जमीन इतनी पथरीली हो गई कि आगे बढ़ना कठिन हो गया, तो झाड़ियों में छिपकर तलाशी ली गई, पर कोई सफलता नहीं मिली। वापसी में अचानक वही बाघ फिर दिखाई दिया, लेकिन गोली चलाने से पहले ही वह चट्टानों के पीछे ओझल हो गया। अब लगभग 500 गज की खुली जमीन पार कर एक खाई की ओर तेजी से बढ़ा गया और ठीक समय पर वहां पहुंचा गया, क्योंकि जल्द ही बाघ को उसी दिशा से चुपचाप आते देखा गया जहां अतिरिक्त बंदूकों के साथ आदमी छिपे हुए थे। उसे 15 गज के भीतर आने दिया गया और जैसे ही तय स्थान आया, एक साथ कई गोलियां चली। बाघ वहीं गिर पड़ा। 1-2 और गोलियां और सब कुछ समाप्त हो गया। इस बाघ की लंबाई 12 फीट 2 इंच थी और अपने अनुपात में वह साधारण रूप से शक्तिशाली था। अब तक मारे गए सभी बाघों में यह सबसे बड़ा सिद्ध हुआ। अगले दिन सुबह भेजे गए आदमियों ने सूचना दी कि नदी के तल में 2 बाघों के ताजे पदचिह्न मिले हैं, जहां घनी झाड़ियां, विलो के पेड़ और सरकंडे फैले हुए थे। काफी देर तक ये पता लगाने की कोशिश की गई कि वे जानवर कहां छिपे हो सकते हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अंततः अनुमान लगाया गया कि वे नदी के दूसरी ओर घनी झाड़ियों में होंगे। लेफ्टिनेंट विलियम राइस जी लगभग 4 फुट गहरे पानी में उतरे, राइफल तैयार रखते हुए झाड़ियों के नीचे ध्यान से देखने लगे। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा कि बाघ का कोई हिस्सा दिखाई दे रहा है, लेकिन झाड़ियां इतनी घनी और अंधेरी थी कि कुछ भी साफ नहीं दिख सका। हालांकि दूरी सिर्फ कुछ ही गज की थी। नदी के दूसरी ओर लौटकर अनुमान के आधार पर झाड़ियों में एक साथ कई गोलियां चलाई गई। सभी आदमियों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया। पहली गोलियों के बाद सब कुछ शांत हो गया और लगा कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन तभी हलचल हुई। फिर गोलियां चलीं और तुरंत बाद एक बाघ दिखाई दिया, जिसे खोपड़ी में लगी गोली ने वहीं ढेर कर दिया। जानवर ढलान से फिसलता हुआ आधा पानी में जा गिरा। यह समझकर कि अब सारा खेल समाप्त हो चुका है, सभी लोग नदी के ऊपरी हिस्से में बने घाट के पास मृत बाघ के चारों ओर इकट्ठा हो गए। कोई गोलियों के निशान दिखा रहा था, कोई उसकी खाल की प्रशंसा कर रहा था और कोई
उसके द्वारा मवेशियों को पहुंचाए गए नुकसान की बातें कर रहा था, जैसा कि ऐसे मौकों पर अक्सर होता है। तभी अचानक उनके बीच से एक भयानक दहाड़ गूंज उठी, जिसका असर बेहद हास्यास्पद निकला। सभी लोग एक साथ जोरदार छपछपाट के साथ नदी में कूद पड़े और भयभीत होकर दूसरे किनारे की ओर दौड़ पड़े। हर कोई सबसे पहले पार पार पहुंचने की कोशिश में था। उस क्षण सभी बंदूकें खाली थीं और यह स्पष्ट था कि आसपास एक और बाघ मौजूद है। लेफ्टिनेंट विलियम राइस जी और उनका दल भी जान बचाने के लिए इधर उधर भागा। लिटिल एक झाड़ी के नीचे छिप गया, जबकि लेफ्टिनेंट विलियम राइस जी तेजी से पास के एक बड़े कांटेदार पेड़ पर चढ़ गए। इस दौरान उन्हें कई खरोंचें आईं, क्योंकि उनका पहनावा उस समय बहुत हल्का था। नदी से बाहर निकलने पर ठंड तेज लग रही थी। कपड़े धूप में सुखाने के लिए उतार दिए गए थे और वे केवल भूरी कमीज में खड़े थे। तभी यह सूचना मिली कि एक आदमी मारा गया है। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन जब घबराहट शांत हुई तो बंदूकें फिर से भरी गई और सभी घटना स्थल की ओर दौड़े, जहां पहुंचकर यह देखकर राहत मिली कि वह आदमी मरा नहीं था, बल्कि एक बाघ ने उसे गिरा दिया था और उसके पंजों ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे ही यह स्पष्ट हुआ कि पहला बाघ मारा जा चुका है, वह व्यक्ति जिसे अकेले एक पेड़ पर चढ़कर निगरानी के लिए तैनात किया गया था, अपना स्थान छोड़कर शीघ्र ही बाकी शिकारियों के साथ जा मिला। उस समय सभी लोग मरे हुए बाघ के पास खड़े होकर उत्साह में बातें कर रहे थे, उसकी खाल और गोलियों के निशान दिखा रहे थे और बीते खतरे को लेकर आपस में चर्चा कर रहे थे। उसी पूरे समय एक और बाघ बिल्कुल उसी झाड़ी में मौजूद था जहां पहला बाघ मारा गया था। लेकिन जब तक सभी लोग एक साथ थे, वह जानवर बिल्कुल स्थिर रहा। आश्चर्यजनक रूप से वह उनसे मात्र 2 गज की दूरी पर होते हुए भी एकदम शांत पड़ा रहा। जैसे ही वह निगरानी करने वाला आदमी अकेला होकर झाड़ियों की ओर बढ़ा, उसी क्षण वह बाघ दहाड़ता हुआ उस पर झपटा। उसने उस आदमी को जमीन पर गिरा दिया और उसकी पगड़ी छीनकर भाग गया। सौभाग्य से वह पगड़ी बहुत मोटी और बड़ी थी, जिसने निस्संदेह उसके सिर को बाघ के घातक पंजों से बचा लिया। घायल व्यक्ति को तुरंत गांव पहुंचाया गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट विलियम राइस जी और उनके दल ने बाघ के पद चिन्हों का पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंततः झाड़ियों की दोबारा तलाशी ली गई, जिनमें से एक में बाघ दिखाई दिया। वह लगभग 50 गज की दूरी पर था। वह तेजी से भागा, गोली चलाई गई, लेकिन निशाना चूक गया और वह जानवर सीधे पहाड़ियों की ओर ओझल हो गया। उस दिन आगे खोज करना संभव नहीं था, इसलिए दल तंबुओं में लौट आया। घायल व्यक्ति की देखभाल के स्पष्ट निर्देश दिए गए। कुछ गहरी खरोंचों के अलावा वह आदमी चोट से अधिक भयभीत प्रतीत होता था। स्थानीय प्रथा के अनुसार उसे पर्याप्त मात्रा में अफीम दी गई थी, जिससे वह शांत हो गया। वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गया और बाद के मौसमों में 2 बार फिर उसी दल के साथ शिकार में शामिल हुआ। यह स्पष्ट था कि यदि वह बाकी लोगों के साथ रहता तो यह दुर्घटना कभी न होती, क्योंकि बाघ कभी भी एक साथ बड़ी संख्या में लोगों पर हमला नहीं करता। वह हमेशा किसी अकेले व्यक्ति को ही अपना लक्ष्य बनाता है। बाद में नदी में गिरे डाल, तलवारें, जूते, भाले और अफरा तफरी में खोई कई अन्य वस्तुओं को निकालने के लिए लंबा गोताखोरी कार्य करना पड़ा। जिस जानवर को मारा गया था वह एक अत्यंत सुंदर और युवा बाघिन थी। यह दल के आदमियों के साथ हुई दूसरी दुर्घटना थी, लेकिन दोनों ही घटनाओं में लेफ्टिनेंट राइस जी स्वयं को दोषी नहीं मानते थे, क्योंकि दोनों ही मामलों में सख्त चेतावनियों के बावजूद लोगों ने साथ रहने का नियम तोड़ा था। शिकार शुरू होने से पहले हमेशा यह सुनिश्चित किया जाता था कि सभी सैनिक इस आदेश को अच्छी तरह समझ ले। जो इसका पालन नहीं करता था उसे वापस भेज दिया जाता था और उसकी मजदूरी का कुछ हिस्सा काट लिया जाता था। पीछा शुरू करने से पहले बूढ़ों और बहुत छोटे बच्चों को अलग कर दिया जाता था, क्योंकि वही अक्सर लापरवाही करते थे। कभी धूम्रपान के लिए रुक जाते तो कभी पीछे छूट जाते। लेफ्टिनेंट राइस जी का मत था कि यदि कभी इस खेल में किसी की मृत्यु होती
तो उसके परिवार को निश्चित रूप से पेंशन मिलनी चाहिए थी। इन सब बातों से अलग किसी आदमी के मारे जाने की खबर सुनना स्वयं में एक भयानक और घिनौना अनुभव होता है। स्थानीय लोग अक्सर खून देखकर जोर जोर से चीखने लगते हैं, भले ही वास्तविक नुकसान गंभीर न हो। एक बार जब लेफ्टिनेंट राइस जी अकेले शिकार कर रहे थे, ऐसी ही निराधार चीख सुनाई दी। लोग एक कथित मौत पर विलाप करने लगे। उसी समय जब दल विलो की घनी झाड़ियों के बीच से बिना किसी बाघ को देखे आगे बढ़ रहा था, ताजे पदचिह्न चारों ओर थे। भील लोग थोड़ा बिखर गए थे। तभी अचानक उनके ठीक पैरों के पास से एक विशाल बाघ उछल पड़ा। दहाड़ता हुआ वह उनके बीच से गुजरा और उसी झाड़ी में वापस चला गया। 2 गोलियां चलाई गई। बाद में झाड़ियों पर मिले खून से स्पष्ट हुआ कि बाघ घायल हुआ था। कुछ पल के लिए अफरा तफरी मच गई। कई लोग पास के छोटे पेड़ों पर चढ़ गए, अधिकांश जमीन पर लेट गए, जो ऐसे समय में जान बचाने का सबसे कारगर तरीका होता है। नाम पुकारे गए, जवाब आए। फिर अचानक ये शोर उठा कि कोई लापता है। गिनती बार बार करने पर भी एक आदमी कम लग रहा था। भयावह सन्नाटे के बाद वह व्यक्ति स्वयं लौट आया। वह पीछे रुककर अपनी पाइप पी रहा था। उसके लौट आने से राहत भी मिली और क्रोध भी। दल इस दुविधा में था कि उसे गले लगाए या डांटे। अगली सुबह 5 अप्रैल को उसी स्थान पर नए पदचिह्न मिलने की सूचना मिली जहां पिछली बाघिन मारी गई थी। लेफ्टिनेंट विलियम राइस जी और उनका दल फिर से मोर्चा बदलकर उस स्थान पर पहुंचा। दस्तक दी गई और शीघ्र ही एक और सुंदर बाघिन दिखाई दी। वह तेजी से दौड़ती हुई उनके पास से गुजरी। पल भर में गोलियां चली और वह गिरकर ढेर हो गई। जांच करने पर यह देखकर सभी दंग रह गए कि यह वही बाघिन थी जो पिछले दिन बच निकली थी। उसके शरीर पर गोली के 2 ताजा घाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, एक कंधे पर, दूसरा पेट पर। दोनों स्थानों पर उसने अपने बाल चाट चाट कर साफ कर दिए थे। हर घाव एक आदमी की हथेली जितना बड़ा था। इन निशानों ने यह प्रमाणित कर दिया कि पिछले दिन निशाना सही लगा था। और इस पुष्टि से पूरे दल में एक गंभीर, शांत और संतोषपूर्ण मौन छा गया और हमारा ये रोमांचक शिकार अभियान सफल रहा। और दोस्तों, अब मैं उन प्यारे रेगुलर लिसनर का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जो इस चैनल के साथ दिल से जुड़े हुए हैं, और उनके नाम इस चैनल पर लेने जा रहा हूं, जो इस प्रकार हैं। चंद्र प्रकाश जी इटावा से, यश भाई इटली से, सूर्यकांत पाटिल जी टैभूनी, माबूलाल सालवी जी, सुभाष चंद्र साहू जी, सुरेश वाट जी नागपुर से, धनंजय सिंह जी, सोनाली पवार जी, अमन रावत जी, H% चैनल वाले भाई, अमरीश छेदा जी, वैद्या चेतन जी, कलिफ्टोन चैनल वाले भाई, रजनीश कुमार जी, रौफ मलिक जी लंदन से, हार्वी सिंह जी, फनी वीडियो चैनल वाले भाई, जमालुद्दीन भाई, बेली मजागिर भाई, नयाज अहमद भाई। तो ये थे हमारे कुछ रेगुलर लिसनर। और अगर किसी लिसनर का नाम छूट गया हो तो वह अपना नाम कमेंट में जरूर बताएं। अगली बार उनका नाम जरूर लिया जाएगा। और इसी के साथ लेफ्टिनेंट विलियम राइस जी और उनके दल की यह खतरनाक शिकार गाथा यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही ब्रिटिश इंडिया के दौर की सच्ची, खतरनाक और रोमांच से भरी जंगल की कहानियां पसंद है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमय और रोंगटे खड़े कर देने वाली जंगल की सच्ची दास्तानें लेकर आते रहेंगे। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें और शुभ रात्रि।